हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर अब आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। जी हाँ, गोल सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब आप करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ते हैं तो आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, याद भी नहीं होता, पर आप डेली इस पढ़ेंगे और अंत में रिवाइज करेंगे तो आपको सभी करंट अफेयर्स याद रहेंगे। दोस्तों, आज जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आज से, वो यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, वनडे एग्जामिनेशन जैसे यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, एसएससी, एसआई आदि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो है डिटेल एनालिसिस के साथ ही एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, ये इसके सोर्स भी व्यापक हैं, हम किसी एक सोर्स से नहीं लेकर आए हैं। आप देखेंगे विभिन्न साइट्स जो हैं बहुत कम चीज़ें कवर करती हैं, पर हम इसमें सभी वेबसाइट्स, जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स हैं उनसे, और साथ ही वीकली जो मैगजीन्स आती हैं जैसे डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू, लाइव मिंट, और इसके साथ ही आरएसटीवी, और इसके साथ ही हम अदर साइट्स जो करंट अफेयर डेली प्रोवाइड करते हैं उनसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर हम ये एक करंट अफेयर्स का संश्लेषण तैयार कर रहे हैं, और इससे आपको सभी डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की आज की सीरीज़। आशा है कि आपको इससे अंतिम लाभ प्राप्त होगा, यानी आप इससे सफलता की ओर अग्रसर होंगे और सफल भी होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम ये भी बता दें आपको कि ये बाइलिंगुअल होगा, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो लेक्चर मिलेगा। इससे आपको भाषा की कोई समस्या नहीं होगा। तो हमने लिखा हिंदी में है, हम आपको इंग्लिश में बताएंगे। तो दोस्तों, जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 1 May एवरी ईयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे एंड मे डे। और दोस्तों, अगर हम बताएं इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो 1981 इट वॉज द ओनली द ईयर 1 May वॉज अनाउंस्ड फॉर्मली टू बी ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल लेबर डे ईच ईयर। तो दोस्तों, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो हम बताएं कि इस दिन क्या हुआ था, 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वहाँ के वर्कर्स ने जो है 8 घंटे जो है कार्य का समय है वो 8 घंटे करने के लिए आंदोलन किया था, हड़ताल स्टार्ट कर दी थी, और इसकी वजह से वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ और जो है कई लोग जो है शिकागो में मारे गए थे। तो उसके बाद उनको सम्मान देने के लिए 1 May को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो है अगर हम बताएं भारत में कब से स्टार्ट हुआ, तो इन इंडिया द फर्स्ट लेबर डे और मे डे वॉज सेलिब्रेटेड इन मद्रास, जो आज हम चेन्नई कहते हैं, बाय द लेबर किसान पार्टी। दोस्तों, भारत में जो है लेबर किसान पार्टी ने सबसे पहले 1923 में इसे मनाया था, और इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम व्हेन द रेड फ्लैग विच सिम्बलाइज लेबर डे वॉज यूज्ड इन इंडिया, यानी लाल झंडा जो है श्रम दिवस के लिए एक प्रतीक है, उसे भी 1 मई 1923 को भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, ये आपने समझा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई। हमारा अगला टॉपिक है यश। दोस्तों, यश का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। दोस्तों, ये शुरुआत किसने की है इसकी? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
इसकी शुरुआत की है। और इसका काम क्या है कि कोविड-19 के संदर्भ में जो है विज्ञान और स्वास्थ्य के संदर्भ में व्यापक जानकारी का प्रसार करना। तो यश क्या है और इसकी शुरुआत किसने की, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। हम आपको बता दें कि द एम ऑफ इनिशिएटिव इज़ टू इनकरेज द पब्लिक इंगेजमेंट एंड इनेबल कम्युनिटीज़ टू इंक्रीज देयर सेंस ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19. By this, the government can make informed decisions and manage associated risk. The YASH program will help in improving risk understanding, indigenous knowledge, bring attitudinal change to cope with courage and confidence. तो ये आपने समझ लिया दोस्तों कि किस लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न उत्पादों के लिए जीआई टैग्स। जी हाँ, अभी रिसेंट में ही सेवरल प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जो है मणिपुर का काला चावल, दोस्तों मणिपुर का काला चावल और गोरखपुर का टेराकोटा और तमिलनाडु की कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, इसे जो है हाल ही में फर्स्ट में के न्यूज़पेपर में ये जो है न्यूज़ थी। मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा, तमिलनाडु की कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को जो है जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, चलिए पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा ब्लैक राइस के बारे में मणिपुर के। तो दिस राइस वैरायटी हैज़ अ डीप ब्लैक कलर एंड इज़ हायर बाई वेट देन दैट ऑफ अदर कलर्ड राइस वैराइटीज़ लाइक ब्राउन राइस एक्सेट्रा. The rice has higher weight and is black in color mainly due to the anthocyanin एजेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि वो काला चावल किस कारण से काला है, तो एक जो है एजेंट है, एंजाइम है एंथोसाइनिन एजेंट, इसकी वजह से। और जो ये राइस है जो है द राइस इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अ डेसर्ट एंड पॉर्जिज। और दोस्तों अगर हम गोरखपुर टेराकोटा की बात करें तो ये क्या है, द टेराकोटा ऑफ गोरखपुर इज centuries old. The potters of the town make animal figures like elephants, horses. Every piece of art created has more toil and has earned less remuneration of so far. और अगर हम कोविलपट्टी कदलाई मिठाई की बात करें जो कि तमिलनाडु की है, तो ये जो है पीनट और जो है जगरी जो कदलाई मिठाई है इज़ अ peanut candy made is a southern part of Tamil Nadu. The candy is prepared from groundnut and jaggery. The water is excessively used from the river Thamiri-Barani. दोस्तों थामिर-बरनी नदी है, उससे मेनली इसका जो पानी है ये यूज किया जाता है इसमें बनाने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन सा था है। तो दोस्तों इस समय जो जैसे कि कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे ज़्यादा जो है मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया। ये पीसीएस और अदर एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य दे देंगे और पूछेंगे उनमें से कौन राज्य, तो आप छत्तीसगढ़ आंसर टिक कीजिएगा। और ये जो है किसके थ्रू ये डेटा प्राप्त हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, भारत सरकार के। और हाल ही में दोस्तों G20 की जो समिट है, G20 के आर्थिक मंत्रियों की जो समिट है वो जो है ऑनलाइन तरीके से ऑर्गेनाइज हुई और इसकी जो है मेज़बानी की है वो है सऊदी अरब ने। तो An extraordinary virtual G20 Digital Economy Ministers Summit was held under the presidency of Saudi Arabia. भारत सरकार से जो है विभिन्न मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। और एट द मीटिंग द G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स कोविड-19 मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट जो है अपील करता है फॉर अ कोऑर्डिनेटेड
global digital response in order to fight the COVID-19 pandemic and project people, और उसके साथ ही protect the people. और this response comprised of measures to booster communication infrastructure as well as network connectivity, non-personal data exchange in a secured manner. It also emphasized on the use of digital solution for healthcare, cyber secured world as well as ways to strengthen resilience of business. दोस्तों, संचार और संचार की अधोसंरचना को और नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना और गैर व्यक्तिगत डेटा को आदान प्रदान करना सुरक्षित तरीके से, और ऑनलाइन डिजिटल जो समाधान है उनको बढ़ाना, और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को इसमें डिस्कस किया गया, उसको मजबूत करने के लिए जो है स्टेटमेंट जारी किया गया। दोस्तों, अगला है एक्सिस बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप याद रखिएगा। शिखा शर्मा जो है एक्सिस बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी थी, और भारत में गूगल पे ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए इन्हें हाल ही में सलाहकार नियुक्त किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ है दोस्तों। निक्केई एशिया प्राइज़ 2020 किसे प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निक्केई एशिया प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या किया है दोस्तों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में काम किया है। दोस्तों, इनके बारे में और जान लेते हैं। एन आईआईटी मद्रास प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप यानी टी प्रदीप has been selected for the Nikkei Asia Prize 2020. Professor Thallapil Pradeep will be conferred with the Nikkei Asia Prize 2020 in the category of Science and Technology. He would be honored with the prize for his pioneering work in nanotechnology based water purification. Complete list दोस्तों, इसमें जो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि है साइंस टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिटी और इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से के क्षेत्र में भारत के प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है, तो कल्चर एंड कम्युनिटी के क्षेत्र में जो है राम प्रसाद काडेल जो कि नेपाल के हैं उनको दिया गया है, और इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन क्षेत्र में एंथोनी टान मलेशिया के और टान हुई लिंग मलेशिया के जो हैं उनको दिया गया है। तो दोस्तों, आगे है एक अवार्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जो है किसे दिया गया है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, ये है जापान द्वारा दिया जाता है, और भारत के जो है मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम दाबली सिंह को दिया गया है। दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? ये जो है इन्होंने एक फोरम स्थापित किया है। ये एलोपैथिक डॉक्टर हैं पेशे से, और इन्होंने हाल ही में मणिपुर टूरिज्म फोरम की स्थापना की है, और इन्होंने जापान और इंडिया के मध्य जो है टाइज को, संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने जो है बैटल ऑफ इम्फाल यानी इम्फाल के युद्ध के 70वीं वर्षगांठ के संदर्भ में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ था, बैटल ऑफ इम्फाल। तो उसमें जो है कुछ जापानी सिटीज़न और जो है जो जापानी एम्बेसी है उसके अधिकारी भी जो है इसमें उन्होंने भाग लिया था। तो इस संदर्भ में जो है थांगजाम दाबलाई सिंह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यक्तित्व के तौर पर, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगला है हमारा जो है #वी विल विन अभियान। दोस्तों, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फीफा के द्वारा शुरू किया है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और ये जो है कोविड-19 के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उनको जो है वीडियो के माध्यम से जो है सम्मान और आभार व्यक्त किया गया है फीफा के द्वारा। तो दोस्तों, आइए हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फीफा का जब न्यूज़ में आया है तो हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ये कतर देश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आदिल खमीस हैं। क्वेश्चन 3 है सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? तो ये है भारत सरकार के द्वारा नए संसद भवन और अन्य कार्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चुन्नी गोस्वामी किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये फुटबॉल और क्रिकेट से, भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं। दोस्तों रोनाल्डो विवियन स्मिथ, हाल ही में इनका निधन हुआ, 21 क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये प्रख्यात इतिहासकार थे। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इस संदर्भ इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला है कि राजा रवि वर्मा का जन्मदिन था 1 मई को। तो राजा रवि वर्मा के संदर्भ में हम कुछ जान लेते हैं। निम्न कथन इनके संदर्भ में सत्य हैं। ये आधुनिक भारत के तैल चित्रकार थे और इन्होंने यूरोपीय प्रकृतिवाद एवं भारतीय चित्रकला में समन्वय स्थापित किया था। इन्होंने पौराणिक पात्रों जैसे शकुंतला आदि का चित्रण किया था। ये त्रावणकोर में रहते थे। दोस्तों अगला है फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो सानिया मिर्जा हैं। और अगला है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस रोवर किससे संबंधित है? तो ये जो है नासा का आगामी मिशन है। दोस्तों ये रहा हमारा कुछ फर्स्ट में का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इससे आपका सारा करंट अफेयर कवर हो गया होगा एक ही स्थान पर। और भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे। आप प्लीज़ अपने सजेशन दीजिए, स्वागत है आपके सजेशन का। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।